अब देखिए आवाज आ रही होगी शायद। आ रही है क्या आवाज? देखिए एक बार। हाँ। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है दोस्तों। वॉइस की प्रॉब्लम होने के कारण कुछ बातें रह गई थी, तो अपनी क्लास को शुरू करते। तो एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की भी आप तैयारी करिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो पंजाब के लोक नृत्य में अगर देखा जाए तो एक भंगड़ा और एक आपके भैया कौन सा गिद्दा, ये दो फेमस है। जबकि भंगड़ा पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया कि ओनली फॉर किसके द्वारा किया जाना चाहिए? महिलाओं द्वारा। तो महिलाओं द्वारा जो किया जाता है उसका नाम क्या है भाई? यहाँ पे गिद्दा। क्या नाम है? गिद्दा। गिद्दा में क्या होता है कि महिलाएं एक कतार बना के गोल घेरे में खड़ी हो जाती हैं और यानी कि ताली बजाती बजाती अपनी बातों को व्यक्त करती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? गिद्दा बोलते हैं। ये कोई लोक अवसर पे हो गया, कोई शादी विवाह में हो गया, यानी कि अपनी कोई बात बता रही है या कोई पहेलियां बता रही है, कोई चुटकुले सुनाती है, इस प्रकार का गिद्दा करती हैं। तो ये कहाँ का फेमस नृत्य है? तो आप बोलोगे पंजाब का। कहाँ का भैया? पंजाब का। और आपके जो फुगड़ी नृत्य भी, ये भी कहाँ का फेमस है? पंजाब का। तो अगर मैं बात करूं कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवत मान आपके। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। अगर मैं बात करूं पंजाब राज्य का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। कब किया गया था? 1 नवंबर। अगर मैं बात कर लूं कि पंजाब राज्य किस देश के साथ सीमा बनाता हो, तो आप क्या बोलोगे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं भैया? रेड क्लिफ रेखा। अगर मैं बात करूं आपसे कि पंजाब से कौन सा राज्य अलग किया गया था, तो आपका जवाब क्या रहेगा? HR का। किसका रहेगा? तो भारत में सर्वाधिक अन्न भंडार कहां पे पाए जाते हैं? पंजाब में। इसलिए भारत का सबसे बड़ा अन्न भंडार किस राज्य को बोलते हैं? और प्रश्न आएगा भारत का अन्न का कटोरा भी किसको बोला जाता है? तो पंजाब को। किसको बोलते भैया? पंजाब को। और भंगड़ा नृत्य कहाँ का भैया? पंजाब का। पंजाब का सबसे बड़ा जो बांध आता है उसका नाम क्या है? न्यागल बांध। कौन सा बांध है? लेकिन आपके भाखड़ा न्यांगल एक क्या है? बांध परियोजना है। भाखड़ा न्यांगल क्या है? बांध परियोजना। और याद रखना, पंजाब के एक व्यास और सतलुज का जहां संगम होता है वहां पे एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? तो पंजाब से कौन सी नहर को निकाला गया? तो आप क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहां से निकाला गया? तो आप क्या बोलोगे? पंजाब से। अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय सबसे पहले किस राज्य से जाता है, तो आप बोलोगे पंजाब में। किसमें भैया? पंजाब में। और पंजाब की भूमि में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है उसका साधन क्या है? तो आप बोलोगे नहरों द्वारा। तो भारत में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। किसमें होती है? लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो कौन से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ज्यादा होती है? तो सिंचाई में क्या बोलोगे? पंजाब। जिसमें आपके नहर का भी साधन हो सकता है और आपके वर्षा भी हो सकता है, ट्यूबलाइट वो सॉरी ट्यूबल हो सकते हैं, यानी कि कुएं व नलकूप भी हो सकते हैं। कुएं व नलकूप की अगर बात करें तो गुजरात आपको बताना पड़ेगा। तालाबों से सिंचाई की जाती है आपके तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ पूरे भारत में चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको बोलोगे पश्चिम बंगाल। दूसरा बोलोगे बिहार और तीसरा बोलोगे पंजाब में। पूरे भारत में गेहूं उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। जबकि गेहूं उत्पादन में पंजाब कौन सा है? दूसरे नंबर पे। किस पे आता है भैया? दूसरे नंबर पे। पूरे भारत में जो एससी समुदाय सुना है आपने? एससी समुदाय जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति। और इस अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो भी आप क्या बोलोगे? पंजाब में। क्या बोलोगे? पंजाब में। लेकिन भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बोले तो क्या बोलोगे? हरियाणा। क्या बोलोगे भैया? हरियाणा। तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है ना कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गिद्दा आपको बताना है। जबकि भंगड़ा नृत्य में दोनों शामिल होते हैं। भंगड़ा नृत्य में क्या होते हैं? दोनों शामिल होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रिंस सुदर्शन नारायण देव को डैश नृत्य से उसके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखना सन 1991 में इसको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। तो यानी कि इस व्यक्ति का संबंध पूछ रहा है वह कौन से नृत्य से संबंधित है आपके। और हाल फिलहाल में इसे आपको एक क्लासिकल डांस की संज्ञा भी दी जाएगी। ये झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल तीनों से संबंधित रखता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य। क्या हो जाएगा भैया? छऊ नृत्य। तो एक बात बताइए, जो मोहिनीअट्टम नामक क्लासिकल डांस है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु। किससे संबंधित है भैया? ये
तमिलनाडु से। किससे भैया? तमिलनाडु। नहीं भाई, ये केरल से। किससे संबंधित है? केरल से, क्योंकि हाँ, ये कहां से संबंधित है? केरल से। और अगर मैं आपसे बात करूं, कथकली भी कहां से संबंधित है? जबकि उत्तर प्रदेश या आपके उत्तर भारत में कौन सा नृत्य क्या आता है? तो सारे व्यक्ति इतना बता दो मुझे, युद्ध नृत्य या मुखोटा नृत्य कहाँ का है? मुखोटा। मुखोटा नृत्य कहाँ का है? सारे व्यक्ति कमेंट करेंगे। मणिपुर का नहीं है भैया साहब। मुखोटा नृत्य जहां पे सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश। तो युद्ध नृत्य और मुखोटा नृत्य कहाँ का फेमस है? तो आप क्या बोलोगे? अरुणा का। कहाँ का भैया? अरुणाचल प्रदेश का। और भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भी आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें भैया? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बताए, मनोज बताएगा। किस राज्य में सर्वाधिक यानी कि जनसंख्या पाई जाती है? तो बोलोगे वो यूपी। लेकिन प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, तो क्या बोलोगे? बिहार में 1106 व्यक्ति। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बोले तो आपको क्या बताना है? दिल्ली बताओगे। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल राज्य क्षेत्र कितने? राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 28 प्लस में क्या कर देंगे? 8 बराबर है कितना हो जाएगा? 36। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है कि कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कबड्डी, देखो कबड्डी से एक रिलेटेड बात याद रखना, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी गुड, बांग्लादेश का। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और कबड्डी के एक पक्ष में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भैया? जबकि घेरा कबड्डी जो खेली जाती है उसके अंदर प्लेयर कितने होते हैं आपके? 10 प्लेयर। कितने प्लेयर होते हैं? लेकिन वैसे कबड्डी में कितने होते हैं आपके? कबड्डी का जो पूरा मैच होता है वो कितने कितने मिनट का होता है? 20-20। यानी कि उसको कितने मिनट में डिवाइडेड किया जाता है आपके? 20-20 दो पार्ट में होते हैं। तो यानी कि 20 मिनट खेल लिया, फिर आपको पाला चेंज करके उस साइड जाना पड़ेगा। तो टोटल अवधि कितने मिनट की हो गई? 40 मिनट की। कितने मिनट की हो गई भैया? 40 मिनट की। रख लोगे याद, कोई दिक्कत नहीं। तो कबड्डी के एक टीम में कितने प्लेयर शामिल होते हैं? 7। तो एक बात बताइए आप मुझे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा भैया? हॉकी का जो आपका जो भाग होता है वो कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का। और आपके फुटबॉल की अगर बात करें तो 45 मिनट का। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? डैश में भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम, आपने सुना होगा कुछ पीछे नागरिकता संशोधन अधिनियम किया गया था, जिसमें कुछ देश शामिल किए गए, जैसे एक पाकिस्तान देश को शामिल किया गया, एक अफगानिस्तान देश को शामिल किया गया और एक आपके बांग्लादेश को शामिल किया गया। बोला गया कि ये तीनों देश के व्यक्ति, सुनना ध्यान से, अब इसमें एक तो हिंदू धर्म, कौन सा धर्म भैया? हिंदू धर्म, और प्लस में आपके इसमें जैन धर्म, और प्लस में इसमें भैया कौन सा? ईसाई धर्म। कौन सा भैया? ईसाई धर्म। और इसमें कौन सा? पारसी धर्म। और एक और बच गया आपके, कौन सा? बौद्ध धर्म। अगर इन धर्म के व्यक्ति इस देश में शामिल हैं तो वो भारत में आके शरण ले सकते हैं। और जिनके लिए क्या है भैया, नागरिकता लेने के लिए आपको कितने वर्ष का ठहराव करना पड़ता था? 10 साल का ठहराव। लेकिन इसके संशोधन के तहत बोला गया आप कितने वर्ष ठहराव करो, भारत में आपको क्या मिल जाएगी? नागरिकता। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था आपके? 2019 में। कब पारित हुआ था? 2019 में। ये आपको ध्यान देना है, 11 दिसंबर 2019 को। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कितने देशों के व्यक्तियों के लिए बताई गई है? 3 देशों के लिए। और कितने धर्म के व्यक्तियों के लिए बात की गई है? 5 धर्म के लिए। और ये संशोधन आपको ध्यान देना। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या करेंगे भैया हम? दिसंबर 2019 को। दिसंबर 2019 को। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि सर भारतीय संविधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार कब बना था? पहली बार बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार कब बना था? और नागरिकता के अंदर कितनी बार संशोधन कर दिए गए? 6 बार। तो ये संशोधन कौन से नंबर का है? 6ठे नंबर का, नागरिकता के अंदर। अब कई बार प्रश्न ये आता है कि भारत की जो नागरिकता ये किस देश से ली गई है? हमारे ऊपर गुलाम कौन थे? हम किसके गुलाम थे? अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन के। तो भारत की नागरिकता कहां से ग्रहण की गई है? अब भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है? हम भारत के नागरिक हम या किसी राजस्थान के नागरिक है? तो इसलिए हमारी नागरिकता कैसी है? भारतीय नागरिकता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 5 से लेकर है। और भाग संख्या कौन से में मिलता है? 2 में। भाग संख्या कौन से में भैया? 2 में। अब एक बात बताइए, भारत का कोई नागरिक बनना चाहता है, अगर कोई दूसरे देश से है तो उसको भारत में कितने वर्ष तक ठहराव करना पड़ेगा? ये तो इसके लिए था भाई साहब, नॉर्मल सीधा बात आ जाए।
अगर कोई इंग्लैंड का व्यक्ति आ गया तो उसको एक लेटर बना के देना पड़ेगा 1 साल के भीतर, फिर जैसे 10 साल उसको कंप्लीट होंगे उसके बाद में भारत की क्या मिल जाएगी, अब भारत की नागरिकता मिलने के बाद में भारत के कोई भी चुनाव में वो भाग ले सकता है क्या, क्योंकि वो भारत का क्या हो गया, नागरिक हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बताने। आपको एक बात अचंबा लग रहा होगा कि यहां पे क्या दिया गया है, बीजेपी क्या दिया गया है, और ये कौन सा राज्य है। इससे पहले आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट सीएम नहीं बना, और किसी भी स्टेट का सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, और किसी भी राज्य में जो सीएम बनता है वो कहां से निकलता है, विधानसभा से। कहां से निकलता है, यानी कि वो विधानसभा का क्या होता है भैया, नेता। बहुमत दल का क्या होता है, नेता। उस पार्टी को बहुमत दल मिल गया तो क्या करेगा, वो नेता बन जाएगा। तो यहाँ का आपसे सीएम पूछ रहा है कौन है, तो आपका उत्तर होगा बीरेन सिंह। कौन सा होगा भैया, बीरेन सिंह। पूरा नाम याद ना रहे तो एन बीरेन सिंह के नाम से इसको जाना जाता है। एक बात बताइए, मणिपुर के अंदर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया, कई बार ये प्रश्न आता है कि तुजू दर्रा ये कौन से दो देशों को आपस में क्या करवाता है, व्यापार करवाता है, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत और चीन के बीच में व्यापार किया जाता है, क्या किया जाता है, भारत और चीन के बीच में, उसके लिए कौन सा दर्रा आता है, नाथुल्ला। कौन सा दर्रा आता है, सन 1962 में इसको बंद कर दिया था, 2006 में इसको वापस क्या कर दिया। अब आपसे प्रश्न ये आएगा, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, सिक्किम में। यहां से बताते हैं कि प्राचीन समय में रेशम मार्ग यानी कि रेशम व्यापार मार्ग किया जाता था, रेशम का जो मार्ग है ना वो करते थे नेपाल चीन होते हुए। जबकि तुजू दर्रा किस राज्य में पड़ता है, मणिपुर का सीएम की अगर बात की तो कौन है, बीरेन सिंह। कर दोगे। अब एक बात बताइए, मणिपुर राज्य कितने देशों से सीमा बनाता है, जिसका नाम क्या है। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि भारत का कौन सा, सॉरी एक प्रश्न है आपका, भारत के नजदीक सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी देश पूछ रहा हूं, हाँ पूर्वी देश। तो याद रखना, भारत का सबसे पूर्वी जो देश की अगर बात की जाएगी तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि यहाँ ये एक देश है और एक ये भी तो देश है। अब पूर्वी ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा है, ये भारत का केंद्र है। अब इधर चलोगे तो पूर्वी कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा। गुरुजी दोनों पूर्वी है। अब नजदीक कौन सा आएगा, तो भारत के सबसे निकट पूर्वी देश की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो कभी म्यांमार मत करना, क्योंकि आप पूर्वी राज्य के कारण क्या करते हो कि पूर्वी राज्य कौन सा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। इस कारण हम उस देश को क्या पकड़ लेते हैं, म्यांमार। तो भारत का सबसे पूर्वी देश म्यांमार नहीं करना तो कौन सा करोगे, तो पहले बांग्लादेश में से तो हाथ मिलाओगे आप, फिर आगे जाओगे, तो सबसे पूर्व में कौन सा हो गया। अब उत्तर की ओर जाते हैं, सबसे उत्तरी देश की अगर बात करें तो कौन सा बताओगे, चीन बताओगे या नेपाल बताओगे। तो यहां पे तो नीचे नेपाल हो गया, फिर ऊपर चीन हो गया आपके, यही तो बात है। अगर पश्चिमी देश की बात करें तो कौन से देश की बात करोगे आप, पाकिस्तान। किसकी बात करोगे। अब यहां के जलीय क्षेत्र का क्या नाम है, अरब सागर, क्या नाम है। और यहां के जलीय क्षेत्र का नाम क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये कौन से महासागर का हिस्सा है, वेरी गुड भाई साहब, हिंद महासागर। अगले प्रश्न को देखिए, पढ़ते हो फिर तो आप। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा कोई ज्वालामुखी है यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से हमेशा उसके अंदर से या तो पानी हो गया या मेग्मा हो गया, हमेशा निकलता रहता है, यानी कि नाम क्या दिया, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है एक्टिव वोल्केनो, जो फूटता रहता है, नीचे से कुछ ना कुछ आपके चीजें निकलती रहती है। और दिया गया ये बेरन द्वीप है, इसका नाम भी दे दिया। भारत में पाए जाने वाले ज्वालामुखी का नाम क्या है, बेरन द्वीप है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। डैश से लगभग कितना, ये 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अब ये बताना कहां पड़ता है ये, तो ये बात कर रहा है अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर से ये कहां पे पड़ता है आपके, 138 किलोमीटर। और कैसा ज्वालामुखी है ये आपके, सक्रिय ज्वालामुखी है, कर लोगे। और उसके सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है आपके, बेरन द्वीप। अगले प्रश्न का देखिए भैया, अगले प्रश्न का उत्तर है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। ये तो ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। बताते हैं कि पंजाब का जो जनरल था उस टाइम में माइकल ओ डायर, उस माइकल ओ डायर ने एक गलत कार्य करवा दिया था। कब करवाया था, 1900, नाम क्या आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसका बदला लेने के लिए सन 1940 के अंदर उधम सिंह कहां पहुंच जाते हैं,
लंदन में। और फिर किसकी हत्या कर देते हैं, कहां गया, माइकल और डायर की, ठीक ना। तो इसको शेरे पंजाब की उपमा दी गई थी। लेकिन शेरे पंजाब किसे कहा जाता है वर्तमान में अगर देखा जाए तो, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी किसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या किस वर्ष की थी, 17 मार्च 1940 में। कारण क्या था, क्योंकि इसने क्या करवाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किस तारीख को हुआ था, 13 अप्रैल को। कब हुआ था, 13 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। अब आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति को हम पूरे नाम से जाने तो इसको क्या बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह। क्या बोलते हैं भैया, सरदार स्वर्ण सिंह। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया किस वर्ष में किया गया, तो आप बोलोगे सर 42वां संविधान संशोधन 1900। और इसके तहत बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होने चाहिए, मूल कर्तव्य। क्या होने चाहिए, तो यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए क्या की गई थी, आपके ये समिति बनाई गई थी। और इस टाइम जो आपके सरकार थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी की। किसकी थी भैया, इंदिरा गांधी की। कई बार ये प्रश्न आता है कि जो मूल कर्तव्यों का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए इनको, तो याद रखना 51(1) के अंदर इसको जोड़े गए। अब आपसे पूछ लेगा कौन से भाग संख्या में इनका उल्लेख मिलता है, 4A में इसका उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्यों को कहां से ग्रहण किया गया, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, रूस से, जिसका प्राचीन नाम था पूर्व सोवियत संघ। अब एक बात बताइए, आज हमारे पास मूल कर्तव्य हैं की बात कर ले तो क्या बोलोगे, 11। जब जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत इनकी संख्या कितनी थी, जोड़े गए। और लेकिन इससे पूर्व कितने थे, ये इससे पूर्व थे 0। कितने थे भैया, तो प्रश्न में बिल्कुल सिंपल सा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस समय हुआ था, तो आप बोलोगे सर 1976 में। और उस टाइम हमारा जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या आता है, इंदिरा गांधी। क्या नाम आता है, इंदिरा गांधी। अब एक बात बताइए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है और कौन से भाग संख्या में है, और इस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस देश से ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये पहले कितनी थी जब जोड़े गए, लेकिन मूलतः जब संविधान कब लागू हुआ था 1900, तब उनकी संख्या कितनी थी। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे क्या दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर। क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर कहते हैं, यही तो बोलते हैं। यानी कि ये लोकसभा के अंदर क्या होता है, वक्ता होता है, ये मॉनिटर होता है। लोकसभा में जितने व्यक्ति बैठे उनकी बातें सुनता है, उनको मौका देता है बोलने का। यानी कि स्पीकर है, ये लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी यही करता है। याद रखना आपके लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, इस 543 में से एक तो स्पीकर चुना जाता है, लोकसभा स्पीकर, और एक चुना जाता है लोकसभा डिप्टी स्पीकर। क्या चुना जाता है, डिप्टी स्पीकर। ये तो होता है अध्यक्ष और ये होता है उपाध्यक्ष। और ये उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कहां से निकाले जाते हैं, 543। इसका मतलब ये पता चल गया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सभी सदस्य या लोकसभा के राष्ट्रपति केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य। तो यहां पे क्या बोलोगे, लोकसभा के सभी सदस्यों में से इसका क्या करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। लेकिन ये चुनने के बाद कभी शपथ नहीं लेते, कभी भी क्या नहीं लेते, ये शपथ किसके रूप में नहीं लेते, स्पीकर और, लेकिन नहीं लेते किनके रूप में नहीं लेते, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में नहीं लेते। लेकिन ये पहले क्या बने लोकसभा के, तब इनको शपथ दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति दिला देगा या राष्ट्रपति किसी नियमित व्यक्ति को बनाता है और वो कुछ समय के लिए कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष। एक बात बताइए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्ष का होता है, क्योंकि हमारे लोकसभा सदस्य भी कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो उसके सदस्य का चुनाव भी कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो यानी कि कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया। हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है ये महीने का वेतन कितना लेते हैं, 4 लाख। कितना लेते हैं भैया, ये कभी भी अपना त्यागपत्र यानी कि पद से छोड़ के जाएंगे तो किसको देंगे, और उपाध्यक्ष छोड़ के जाएगा तो किसको देगा। अब एक बात याद रखना, लोकसभा जो अध्यक्ष है वर्तमान में इसका नाम क्या है, ओम बिड़ला। क्या नाम भैया, ओम बिड़ला। जो हमारे पहली लोकसभा कब बनी थी, 17 अप्रैल। कब बनी थी भैया, 17 अप्रैल 1952 को।
सॉरी 1952 को। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि जो लोकसभा है, ध्यान से सुना, और मनोज उन्होंने देख, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चुप हो जाओ। मीरा कुमार कौन थी? उसके बाद में दूसरी बनी थी सुमित्रा महाजन। और मीरा कुमार कौन सी लोकसभा की बनी थी? 15वीं लोकसभा की, 2009 से लेकर 2014 तक। ये किस पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इस टाइम सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की। और इसके बाद में अभी कंटिन्यू किसकी चल रही है? और पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी, ये भी नहीं जानता मैं। एक तो भाई सेशन को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, और प्लस में कम से कम 20 तो लाइव कर सकते हो सेशन को। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के पहले चरण में, अरे मनोज इधर देख, ये गलत होएगा तेरे से, टारगेट ही तू है मेरा, बस कामयाबी तुझे बनाना है, बाकी तो बन जाएंगे। देख, हरित क्रांति के पहले चरण में, इधर आ जाओ भाई साहब, हरित क्रांति का पहला चरण था 1967 से लेकर 1968 में। बताते हैं कि उच्च तकनीकी बीजों के माध्यम से फसल में उन्नति लानी है, और यही हरित क्रांति का उद्देश्य था। पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्धि राज्यों तक ही सीमित था, निम्न में से कौन सी सूची में शामिल नहीं है? यानी कि 3 राज्यों में तो था वो अधिक उच्च तकनीकी बीजों का, हाइब्रिड बीजों का, लेकिन किस राज्य में उसका प्रयोग नहीं किया गया? तो याद रखना, उस राज्य में प्रयोग नहीं किया, उसका नाम है कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक को सेकंड यानी कि दूसरी हरित क्रांति के चरण में लेके आए थे 1983-84 के अंदर। तो पहले चरण में ये आपके शामिल नहीं होता। सबसे पहले किस में शामिल किया गया था? ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, आपके वेस्ट बंगाल में भी आता है, लेकिन ये कर्नाटक में शामिल नहीं था। अब एक बात बता दो, मेरी बात है कि हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? दशक पूछ ले आपसे, दशक बोले तो 1960 और 70। अगला सुनिए, हरित क्रांति की अगर बात की जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाया, कोई नहीं बोलेगा, बस एक ही आदमी बोलेगा जिसका नाम है मनीष। मैंने सीधा पूछा हरित क्रांति का जनक कौन कहलाया, तो याद रखना नॉर्मन बोरलो। लेकिन हरित क्रांति का प्रतिपादक या संस्थापक भारत में पूछे तब बताना आपको MS स्वामीनाथन। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि हरित क्रांति का शब्द किसने दिया? बताने वाले को मेरी तरफ से जूस इनाम। हरित क्रांति शब्द का पिता कौन है? अगर कोई कमेंट करके बताना चाहता है कि सर हरित क्रांति शब्द का जनक ये है, तो उसको जूस मिलेगा। याद रखिए, विलियम, क्यों वायसराय है क्या कोई? विलियम गोंड। विलियम गोंड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया गया था। अब इतना बता दो, हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका से। कहां से होती है? और भारत के किस राज्य से हुई थी? ये बताएगा नया लड़का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से? पंजाब से। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायंत्री चट्टान है? अब सुनना ध्यान से, जो आपको पृथ्वी नजर आ रही है ना, अब पृथ्वी की जो मृद्धि है, ये मिट्टी वगैरह, पहाड़ वगैरह ये बने हुए हैं, ये आपके 3 चट्टानों में बटी हुई। कितने चट्टानों में? सबसे पहले जो ज्वालामुखी निकली या भूकंप के द्वारा एक चट्टान बनी, उसका नाम था आग्नेय शैल। क्या नाम था? जब अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ आई, तो आग्नेय शैल से धुल धुल के मिट्टियां आगे चली गई। पेड़ पौधों के गलने सड़ने से, जीवाश्म यानी कि जो जीव जंतु उनके मरने से, दबने से एक दूसरी चट्टान और बन गई, उसको बोलते अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों को दबाव अत्यधिक मशीनों से प्रेशर देकर एक नई चट्टान बना दी, जिसका नाम आता है रूपांतरित या कायांतरित। तो आपको इतना पता चल गया कि जो रूपांतरित चट्टान है और अवसादी चट्टान है, वो किस चट्टान से निकली है? आग्नेय शैल से। इसलिए आग्नेय शैल को सभी चट्टानों की क्या बोलते हैं? जननी कहा जाता है। ज्वालामुखी से सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय। और आग्नेयों से टूट टूट के जीवों के मरने से, सड़ने से, दबने से
एक नई चट्टान बन गई जिसका नाम आता है अपसादी, यानी कि अपसाद इकट्ठे हो गए। अपसादों पे हाई प्रेशर देकर बड़े बड़े पत्थर बना लिए, और पत्थरों से हमने क्या बना लिए, घरों में ये बिछा रखे ना, ये संगमरमर ग्रेनाइट वगैरह ये हो गए आपके। तो ये मार्बल वगैरह हो गया, कौन सी चट्टान का रूप है? तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा आपके? क्वार्टजाइट। क्या होगा भैया? क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है। क्या होता है आपका? ये बाकी जितनी सेल दिख रही है आपको, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये कौन सी चट्टान का प्रकार है? जबकि ग्रेनाइट हो गया आपके, सेल हो गया, कौन सी चट्टान का है? आग्नेय सेल का। इतना बता दो चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं? पहली चट्टान होती है आग्नेय सेल, दूसरी होती है अवसादी। अवसादी के दो उदाहरण याद रखना, पेट्रोलियम और कोयला। पेट्रोलियम और कोयला किस चट्टान के हिस्से हैं? अपसादी। और बलुआ पत्थर भी किसका है? अपसादी। और बलुआ पत्थर से जो संगमरमर बनता है आपके, चूना पत्थर बनता है, वो आपके कौन सी चट्टान होगी? कायंत्रित का दूसरा रूप होता है जिसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं? अगले प्रश्न को देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? संगमरमर अगर बात किया तो राजस्थान में होता है, राजस्थान में भी आपके नागौर और कोटा इस साइड। देखिए अच्छा प्रश्न आ रहा है, सुनिए। प्रश्न में दिया गया कि 11 सितंबर, क्या दिया गया है? 11 सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में एक जगह पड़ती है। और ध्यान सुनना, शिकागो ऐसी जगह है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मांस कहां बिकता है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कौन सी है? ये याद रखना। तो शिकागो के अंदर एक धर्म सम्मेलन होता है, उस धर्म सम्मेलन में बहुत अच्छा भाषण दिया, जिसके कारण उसकी प्रत्येक जयंती पर हम 12 जनवरी को एक दिवस बनाते हैं, नाम आता है युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे किसकी जयंती पर बनाते हैं हम? तो यही तो पूछ रहा है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन में अच्छा लोकप्रिय भाषण देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अब इतना बताइए, स्वामी विवेकानंद की जयंती किस तारीख को आती है? और 12 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय। अब एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम आता है आपके सामने रामकृष्ण परमहंस। और उसी के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने 1897 के अंदर कलकत्ता में एक समाज चलाया या एक मिशन चलाया जिसका नाम आता है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कर लोगे? वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, लोग आराम से। ये प्रश्न कुछ दिन पहले भी करवाया था, अगर ये गलत हो गया तो पिटाई होगी। ऑप्शन में क्या दिया गया देखिए प्रश्न में, लोक नृत्य यानी कि एक फोल्क डांस है। चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में? चेराव में क्या होता है कि आपके 100 ड्रम बजाए जाते हैं। क्या बजाते हैं? 100 ड्रम, इसलिए से 100 ड्रम का नृत्य भी कहा जाता है। और ये कहां का फेमस है भैया? कहां का फेमस है ये? मिजोरम का। ये करवा दिया था मैंने प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? देखो आप कृषि कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब कृषि से संबंधित कोई भी सामान होता है, जैसे मछलियों का पालन करना, ठीक है ना, पशुपालन करना, आपके चाय उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। तो ये जो कृषि से संबंधित हो गए, ये आपके कौन से में आ गए? प्रथम। अब इसके द्वारा जो भी प्राप्त होता है उसका आपने क्या कर दिया? विनिर्माण कर दिया। विनिर्माण का मतलब होता है अपने खेत में से सब्जी को उठाया, क्या किया, और सब्जी को फिर आप बाजार में बेचने ले गए। तो वो कौन से क्षेत्र में आ गया? दूसरे में। जैसे आपने कोई यहाँ पे कोई रेशम यानी कि कपास उत्पादन कर ली, कपास से आपने कपड़े वगैरह बनाए, तो वो कपड़ा उद्योग में आ गए, तो वो कुटीर उद्योग हो गया, वो दूसरा क्षेत्र हो गया आपके। और इसके बाद के में अगर देखा जाए तो ये व्यापक रूप से क्या किया जाता है? इसमें व्यापार किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गई, व्यापार हो गया, भंडारण हो गया, आपके सेवाएं क्षेत्र हो गए, कौन से में आते हैं? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भंडारण। तो भंडारण किस क्षेत्र में गिना जाता है? लेकिन अगर मैं पूछ लूं मत्स्य पालन किस में आ जाएगा? हाँ, मत्स्य पालन किस में आएगा? ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता, और इसका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना ये किससे भैया, और ये कहां का है आपके? पहली निर्वाचन संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष बनी थी? ये कह रहा है कि जो संसद का निर्माण किया था, ये आम चुनाव होते हैं 1951 और
1952 में होते हैं। और हमारी जो लोकसभा बनी थी वो कब बनी थी? 17 अप्रैल 1952 को। कब बनी थी? 17 अप्रैल 1952 को। तो हमारी संसद का गठन पूछा जाता है किस वर्ष हो रहा है? 1952 में। एक बात बताइए, संसद की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? नहीं, 13 मई 1952। और दोनों सदनों की क्या की गई थी? एक साथ की गई थी। कभी प्रश्न आ जाए लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक किस तारीख को होती है? जबकि लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल को, और राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन दोनों सदनों की बैठक किस तारीख को होती है? 13 अप्रैल 1952 को। एक बात बता दें, जब 1952 में आपके लोकसभा बनी थी तो इसके निम्न सदन का नाम क्या था? निम्न सदन नहीं, जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल नाम था इसका। और इसका जो उच्च सदन था उसका नाम था आपके राज्य परिषद। क्या था? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग। और इन दोनों में बदलाव कर दिया सन 1954 में। क्या कर दिया? और इसमें जो जनता का सदन है ये बन गई लोकसभा, और राज्य परिषद है ये बन गई राज्यसभा। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि सर जो लोकसभा और राज्यसभा ये जो नए नाम दिए गए किस वर्ष नाम दिए गए? इससे पहले इनके नाम क्या थे? बस कर लोगे? थारी मर्जी है, करो ठीक है, ना करो तो ठीक है। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पार करके दक्कन की ओर बढ़ने, बताते हैं कि दक्कन का पठार कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। उसको पार करके नर्मदा के नदी के ओर बढ़ रहे थे, तो वहां पे बताते हैं कि चालुक्य एक शासक था। नरेश का मतलब होता है शासक। क्या होता है? शासक। उस चालुक्य शासक से उन्होंने रोक दिया। किस व्यक्ति ने रोका था उसको कि उधर नहीं जाना आपके? तो ये घटना घटती है आपके 618 ईस्वी में। तो नाम आता है पुलिकेश्वर सेकंड के द्वारा। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताया जाता है कि सुल्तान क्या नाम दिए, जोहर कप किस खेल से? इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। कब की गई थी? और ये याद रखना मलेशिया का है। किसका? ये मलेशिया का है ये। और मलेशिया में हॉकी टूर्नामेंट के लिए। किसके लिए? तो हॉकी में कौन सा कप दिया जा रहा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं हॉकी में भारत का सबसे प्राचीन कप कौन सा है? भारत का प्राचीन। वेरी गुड, आज बालक तो जुड़ रहे हैं। हाँ शंकर, हॉकी का प्राचीन कप का नाम बता भारत का। कई बार बताया यार। मनीष है? हाँ मनोज, सप्पू, ऑप्शन दे दूं, रुक जा। आगा खा, रंगा स्वामी, बेटन कप, मेजर ध्यानचंद। रेडी है? बेटन कप। जैसे फुटबॉल का प्राचीन कप, भारत में फुटबॉल का प्राचीन कप, भारत में फुटबॉल का प्राचीन कप, तो याद रखना डोरेंट कप। क्रिकेट का प्राचीन कप भारत में सीके नायडू। अगले प्रश्न में देखिए, क्यों न्यू क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जानते हैं? इधर आ जा तू, 20 भाषण छोड़ दे तू, और मानस बन जा। काम की चीज ना खड़े हो गए। उरा उरा बस है, दिखा दी हूं मैं टावरन मारा और बंदूक सी खड़ी है। निम्नलिखित में से किसको बिहू यानी कि रंगोली बिहू के नाम से? तो ये बताते हैं कि असम में किया जाता है, और असम का जो नववर्ष होता है ना, नववर्ष के उपलक्ष्य पे ये त्योहार मनाया जाता है आपके। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन भी क्या दे दिया? कौन सा के नाम से जाना जाता है? इसको देख लेना भाई साहब, कौन सा, ये कहां का फेमस है? अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? बनवारी बताएगा, कोई नहीं बोलेगा।
बनवारी प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? यानी कि जब खेत से हम जिसको छिलके सहित प्राप्त करते हैं वो चावल नहीं होता, छिलका उतरने के बाद में वो क्या होता है? चावल। तो यानी कि धान किससे रिलेटेड हो गया? चावल। अब एक बात होता है, चावल उत्पादन में विश्व का पहला देश और दूसरा देश है, और चावल उत्पादन में पहला राज्य। एक बात बताइए, भारत में चावल का कटोरा चावल या धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। अब एक बात बताइए, चावल के खेतों के आसपास पाई जाने वाली गैस का नाम? CH। अब एक बात बताइए, चावल जो की जाती है मुख्यतः किसकी फसल है? तो कई बार यह प्रश्न आता है, खरीफ की प्रमुख फसल, भारत की प्रमुख फसल भी कौन सी बताओगे? खरीफ की प्रमुख फसल भी। अब वर्तमान में कौन सी फसल चल रही है? और रबी की प्रमुख फसल होती है? भारत की प्रमुख फसल क्या बोलोगे? भारत की भूमि पे सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल भी, सर्वाधिक आपके उत्पादन फसल भी कौन सी है? सर्वाधिक खाने वाली फसल भी कौन सी भारत में? बस 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 है। कश्मीर के लोग आपके नवरे उत्सव को देवी डैश के समर्पित करते हैं और इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यानी कि वह कौन सी देवी की पूजा की जाती है जिसमें श्रद्धांजलि दी जाती है? श्रद्धांजलि कब दी जाती है? जब कोई घटना घटती है, कोई व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें देवी की पूछा जा रहा है कश्मीर, ये हिंदू हिंदू की परंपरा है। और हिंदू देवी की अगर बात की जाए तो आपके सारिका। कौन सी भैया? सारिका। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। बस रुक जाओ, एक दो प्रश्न हो रह गया। अर्थशास्त्री के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा क्या हो? अब कोई भी बताते कोई राष्ट्र है और राष्ट्र को प्रगति करनी है, अब उस देश के पास क्या होना चाहिए? अच्छा, कृषि क्षेत्र होना चाहिए, निजी क्षेत्र होना चाहिए, सेवा क्षेत्र होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र। अब आपको बताया औद्योगिक क्षेत्र होगा तो व्यक्ति उसमें कार्यरत होंगे तो प्रगतिशील भी होगा, आपके उत्पादन भी बढ़ेगा। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? औद्योगिक क्षेत्र। अब एक बात बताइए मुझे आप, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? अगर शहर बोले तो कानपुर बताना, क्या बोलोगे? लेकिन आपको स्टेट बोले तो आपको गुजरात बताना। क्या बताना है? गुजरात। और इंडस्ट्री एरिया की अगर बात की जाए तो वो यही आएगा, गुजरात ही आपके। लेकिन टेक्नोलॉजी सिटी की बात करें, तकनीकी शहर की बात करें तो बेंगलुरु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसे सादिर के नाम से जाना जाता है? याद रखना, पहले इसको सादिर और दासिर अट्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? मेरा बताने का मतलब है कि आज वर्तमान में इसका नाम क्या है? यह भरतनाट्यम को क्लासिकल डांस की संज्ञा कब दी गई थी? तो भरतनाट्यम से पहले इस नाटक के नाम क्या थे और क्या था? दासी। दासी और सादिर आट्टम किस क्लासिकल डांस के नाम है और ये किस राज्य से संबंध रखता है? भारत का पहला क्लासिकल डांस भी कौन सा है? और भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस है जो 2000 में इसको मान्यता दी गई, किस राज्य से? ये मीराबाई चानू। ये प्रश्न तो किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए। मीराबाई चानू ने बताते कि 49 केजी के वेट में क्या किया था? आपके वेट लिफ्टिंग को उठाया गया था। ये 49 किलो की थी और इसने भारोत्तोलन में एक पदक जीता था जिसका नाम आता है रजत। और ये कब जीता था? टोक्यो 2020। और जिसे खेला कब गया? 2000।
प्रश्न में क्या दिया गया, मीराबाई चानू भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है, और बताते हैं कि मीराबाई चानू का संबंध किससे, ओलंपिक खेल, और ओलंपिक खेल कहां हुए थे, ये पीछे टोक्यो में, लेकिन नाम क्या था 2020 के, कोविड के कारण इन्हें कब खेला जा रहा है, जुलाई अगस्त में, कब खेला जा रहा है आपके 2020 के अंदर। और बताया जाता है कि मीराबाई चानू का जो संबंध है वो आपके भारोत्तोलन से, और किस राज्य से आपके, और इसने कौन सा पदक जीता था आपके, सिल्वर पदक जीता था, किस राज्य से संबंध रखती है, मणिपुर से। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, शंकर बताएगा, कुल पदक की संख्या शंकर भाई, 6 थे या 7 थे, जिसमें से एक तो था आपके गोल्ड, और 2 थे आपके सिल्वर, और 4 थे आपके ब्रोंज। क्या थे भैया, ब्रोंज, जिसमें से एक रवि दहिया नाम करके व्यक्ति और एक मीराबाई चानू, दोनों ने क्या प्राप्त किया आपके, और एक नीरज चोपड़ा ने क्या प्राप्त किया। अब एक बात बताइए, जो टोक्यो 2020 का ओलंपिक हुआ, ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे, अब ओलंपिक कौन से नंबर के होंगे, और 32वें ओलंपिक कहां पे खेले जाएंगे, और याद रखना ये पेरिस में ऐसा कार्य कब हो रहा है, कब हो रहा है, ये तीसरी बार, पहली बार पेरिस में कब खेले गए थे, 1900 में, कब खेले गए थे, और दोबारा कब खेले गए थे, 1924 में, और अब ये 2000 यानी कि 100 साल बाद पेरिस में यह आयोजन किया जा रहा है भाई साहब, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षर दर कितनी है, जनगणना। अब एक बात बता अर्जुन, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, वेरी गुड, और पशुओं की गणना, हाँ 5 वर्ष में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा है कि भारत की कितनी % महिलाएं पढ़ी लिखी गई हैं। ऑप्शन में दिया गया आपके 67, 63, 69 और 65। तो पूरे भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर बताई गई है वो कितनी है, 65 पॉइंट आपके 46, यानी कि 4-6%। ये तो महिलाओं की है। अगर मैं बात करूं यहां पे पुरुष की, मेल साक्षरता दर, तो याद रखना 82.12%, यानी कि लगभग 82% क्या पढ़े लिखे आपके मेल, यानी कि पुरुष की बात। और एक बात बताइए, भारत में जो साक्षरता दर है सबसे ज्यादा कौन सा राज्य पढ़ा लिखा है, कौन सा भैया, और केरल जब पढ़ा लिखा होगा तो कन्या भ्रूण हत्या करेगा नहीं करेगा, तो लिंगानुपात इसका ज्यादा होगा क्या शिवनाथ, लिंगानुपात, और कम किसका होगा, और ज्यादा किसका होगा। और केरल की अगर बात की जाए तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, 94%, कितना मिलेगा। और सबसे कम आपके साक्षरता दर किसकी बात करें हम, बिहार की, किसकी भैया, 61.8%। तो यहां पे क्या पूछा है, साक्षरता। अब एक बात बता मनोज, किसी व्यक्ति को हम साक्षर मान सकते हैं, कब मान सकते हैं, 7 वर्ष से पहले मान सकते हैं, 7 वर्ष के बाद मान सकते हैं, 7 वर्ष के बाद कब मानेंगे, हाँ वेरी गुड, यानी कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में उसे अक्षर का ज्ञान हो जाता है, वो बोल सकता है, लिख सकता है, तो उसको क्या वो हाँ पढ़ सकता है, तो उसको साक्षर मानेंगे। किस वर्ष की आयु के बाद, तो 7 वर्ष से पहले साक्षर नहीं मानते। तो साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। और साक्षरता दिवस में पहला राज्य कौन सा है, और सबसे लास्ट में कौन है, तो यहां पे महिलाओं की बात की गई है, तो कौन सा हो जाएगा आपके, ठीक है ना, कर दोगे। तो बिहार की अगर बात की जाए तो महिलाओं में सबसे नीचे भी कौन है, बिहार है आपके। राजस्थान का नीचे से तीसरा स्थान है। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की है, 2 अप्रैल 2011 में MS धोनी ने वानखेड़े में 6 मार के वर्ल्ड कप जीता था। और बताया जाते हैं ये जो मेजबानी की थी किसके द्वारा की गई थी, भारत, श्रीलंका और, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। अब एक बात सुनना, 2000 अब आपके वो क्रिकेट कब होंगे, और इसकी मेजबानी कौन सा महाद्वीप करेगा, अफ्रीका के अंदर आपके दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और आपके जिम्बाब्वे, ये 3 देश करेंगे। और अभी लेटेस्ट में आपके आए हुए ना मैच, ये कब हुए थे, 2000, और इसकी मेजबानी किसने की थी, ओनली फॉर। अब एक बात बताइए, इसके अंदर फाइनल कौन जीता, ठीक है, और उप विजेता कौन रहा। ये लास्ट पर्सन आज की क्लास का देखिए, वर्ष 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ है,
1962 में चीन और भारत की लड़ाई होती है। मैकमोहन रेखा के साथ भारत का युद्ध किस देश के साथ है, तो आपका राइट उत्तर क्या मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, जो मैकमोहन रेखा ये कितने देशों के बीच में है, भारत और। अब एक और बात बता दो, मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के क्षेत्र को ही बोलते हैं। वेरी गुड, धन्यवाद, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का वह एकमात्र राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसके बीच मैकमोहन रेखा सीमा कहलाती है। वैसे आपके चीन कितने राज्यों से लगता है भारत के, एक लद्दाख, एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। कर लोगे। छोटा सा प्रश्न बता दो, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन देता हूं, 1528 में, 1529 में। देखो 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, एकमात्र स्थल और जल दोनों क्षेत्रों में लड़ा गया। और 28 में किसका हुआ था, चंदेरी। चंदेरी में बताते मेदिनी राय किसकी ओर से लड़ा था, राणा सांगा का सेनापति था, उसकी ओर से लड़ा था। और बाबर इसमें क्या हो गया था, दोनों युद्ध में बाबर जीतता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।